गंगा सवेरा में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना तो फिलहाल स्थिर है। जोशीमठ को बचाने की कवायद भी जारी है, लेकिन इसी बीच सोमवार को भी एक बड़ा हादसा हुआ। जोशीमठ नगर में बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब जमीन धंसने की वजह से प्रभावित माउंट व्यू और मलारी होटल्स को तोड़ा जा रहा था। काम के दौरान एक मजदूर खाई में गिर गया, जिसे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर दरारें और खतरे को देखते हुए जोशीमठ में 1972 से संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय को जोशीमठ से 60 किलोमीटर दूर सैकोट में शिफ्ट कर दिया गया है। इस विद्यालय में 46 छात्र अभी पढ़ रहे हैं। विद्यालय के छात्र सहित पूरा स्टाफ अब सैकोट शिफ्ट हो चुका है। दरअसल स्कूल में बड़ी बड़ी दरारों की वजह से स्कूल की स्थिति भयावह हो गई थी। वैज्ञानिकों ने स्कूल का निरीक्षण करने के बाद इसे शिफ्ट करने की सलाह दी थी। विद्यालय की भवनों पर, विद्यालय के फर्श पर, विद्यालय के कॉलम पर, छात्रावास भवन, कर्मचारियों के लिए जो रहने के लिए जो आवास बने, उन सब पर मोटी मोटी दरारें आई। इधर जोशीमठ में आई आपदा के बाद से केंद्र और राज्य सरकार लगातार जोशीमठ के आपदा क्षेत्रों की जांच में जुटी है। IIT रुड़की की टीम ने जोशीमठ के आपदा प्रभावित वार्ड मनोहर बाग, सिंहधार और गांधीनगर इलाकों का दोबारा जायजा लिया और तकनीकी यंत्रों से यहां पड़े दरारों और मिट्टी की जांच की। देश के आम बजट के बाद अब उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है और सरकार ने राज्य के बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय बजट आने के बाद उत्तराखंड में भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर धामी सरकार खास तैयारियों में जुटी है। जोशीमठ संकट के बाद गैरसैंण में सत्र को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर भी फुल स्टॉप लग चुका है। इस बार धामी सरकार गैरसैंण में बजट सत्र कराने की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि अगले महीने मार्च के दूसरे हफ्ते में धामी सरकार बजट पेश कर सकती है, जिसको लेकर जल्द ही प्रबुद्ध जन और अन्य वर्गों के साथ रायशुमारी का दौर शुरू होने वाला है। साथ ही सरकार ने बजट को अंतिम रूप देने से पहले 27 फरवरी तक लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। सरकार का दावा है कि अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ शासन स्तर पर विभागवार बजट की तैयारी को लेकर समीक्षा का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है और बजट को लेकर तंज कसा है। जिस बजट में शिक्षा का बजट कट जाए, जिस बजट में कृषि का बजट घट जाए, जिस बजट में स्वास्थ्य का बजट घट जाए, उस बजट के बारे में ज्यादा उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते क्या हो रहा है। बजट की तैयारियों के बीच ये तय है कि राज्य सरकार इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की आजीविका पर खास फोकस रख सकती है। इस बार सर्दी के सितम ने तो परेशान ही कर दिया था, लेकिन अब गर्मी के टॉर्चर को लेकर भी तैयार रहिए। मौसम वैज्ञानिकों ने होश उड़ाने वाली बात कही है। मौसम के जानकारों की माने तो इस बार मार्च में गर्मी का भयंकर टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की वजह से अगले महीने मार्च में ही जून की तरह 40 डिग्री तापमान होने की आशंका है, जो इंसानों के अलावा फसलों को भी प्रभावित कर सकता है। मार्च महीने में इस बार 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच जाएगा, जो काफी ज्यादा मानव को बहुत ज्यादा परेशान कर लेगा। दरअसल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने पिछले 5 दशक के आंकड़े खंगाले हैं। उनका दावा है कि जलवायु परिवर्तन के चलते इस बार मार्च में ही पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पूरी दुनिया इस दंश को झेल रही है और तापमान पूरी पृथ्वी के बढ़ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मार्च में जलवायु परिवर्तन का असर दिख सकता है। इस सीजन की फसलें वक्त से पहले पक जाने से उत्पादन प्रभावित होने की उम्मीद है। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, जो इंसानों की जिंदगी के अलावा खेती बाड़ी पर भी असर डाल सकता है। मानस के अपमान का मुद्दा पूरी तरीके से सियासी धर्मयुद्ध की शक्ल अख्तियार कर चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य बयानों की बौछार कर रहे हैं तो बीजेपी की ओर से तीखा प्रहार किया जा रहा है। रामचरितमानस पर लगातार विवादित बयान दे रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार जातीय व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि धर्म के नाम पर गोरख धंधा सालों से चलाया जा रहा है। यदि कभी किसी पाठ्य पुस्तक में या किसी रचना में कहीं भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहा गया। एक के बाद एक विवादित बयान को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रायोजित और अनर्गल बताया। इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनकी राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है। जबकि राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने मानस विवाद के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का इशारा किया, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस और आप जैसी पार्टियों के शामिल होने का आरोप भी लगाया। कीचड़ उछालना ये राजनीतिक षड्यंत्र है और मैं समझता हूँ ये सब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम जैसे लोगों के द्वारा प्रायोजित व्यवस्था दी गई है। जाहिर है मानस पर छिड़ा घमासान अब इंटरनेशनल साजिश तक पहुंच चुका है।
स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जगह जगह विरोध हो रहे हैं। इसी कड़ी में अमेठी में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। अमेठी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के बैनर तले किया जा रहा है। मंच के सदस्यों ने प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की एमएलसी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच की तरफ से एक ऐसा पोस्टर भी लगाया गया जिस पर आगे भी विवाद हो सकता है। पोस्टर के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर कालिक पोतने वाले को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। कालिक पोतने वाले ये पोस्टर पूरे अमेठी कस्बे में लगाए गए हैं। इधर मानस पर विवादित बयानों को लेकर सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने सवाल उठाया है और स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि स्वामी प्रसाद ने उस वक्त ये सारे सवाल क्यों नहीं उठाए जब अखिलेश यादव के हटने पर मुख्यमंत्री आवास की अशुद्धि की बात सामने आई थी। इसमें भी हमारा उद्देश्य सिर्फ जाति को लेकर आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि जाति या कह लें शूद्रता को इतना मजबूत, उस आंदोलन को इतना मजबूत बनाना है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दे पाएं, बेहतर स्वास्थ्य दे पाएं, बेहतर रोजगार दे पाएं, बेहतर देश दे पाएं। फिलहाल मानस के अपमान पर छिड़ा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को सीएम योगी मथुरा दौरे पर रहे, जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर खुले मन से दो टूक जवाब भी दिया। जीएलए यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह की शुरुआत ऑडिटोरियम में शैक्षिक शोभा यात्रा के साथ हुई, जहां मुख्यमंत्री ने अलग अलग पाठ्यक्रमों के सफल विद्यार्थियों को 22 गोल्ड मेडल, 22 सिल्वर मेडल और 3,136 विद्यार्थियों को उपाधियों से नवाजा। इसके साथ ही सीएम योगी ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए धर्म का समर्थन किया। एक बहुआयामी सोच के साथ उसे आगे बढ़ाना है। छात्रों को संबोधित करते वक्त मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म को लेकर अपनी बात रखी। इन दिनों लगातार धर्म को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री ने प्राचीन विरासत का जिक्र किया और कई उदाहरण दिए। कोई छात्र आज के दिन पे अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, परिवार के पास पैसा नहीं है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा कई दिग्गज मौजूद रहे। मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह समेत कई विधायकों ने हिस्सा लिया। यहां सीएम योगी ने प्रदेश को बेहतर बनाने के प्रयासों की भी चर्चा की। वहीं सोमवार को ही मथुरा दौरे के बाद मुख्यमंत्री सीधे ताजनगरी आगरा पहुंचे और ताजनगरी को सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। हूटर दबाकर मुख्यमंत्री ने टीबीएम के जरिए टनल निर्माण की औपचारिक शुरुआत कर दी है। पूजा अर्चना के बाद अब यहां टनल की खुदाई शुरू हो गई है। दरअसल आगरा में टनल बोरिंग मशीनों को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है, जो हर दिन 10 से 12 मीटर तक खुदाई कर गंगा यमुना जामा मस्जिद से ताजमहल की दिशा में टनल का निर्माण करेगी। आपको बता दें कि ताजनगरी में लंबे वक्त से मेट्रो का इंतजार हो रहा है। 2019 से ही आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य जोरों पर है, जिसके तहत लगभग 30 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का प्रोजेक्ट है। 2 कॉरिडोर का नेटवर्क है, 27 स्टेशन होंगे। ताज पूर्वी गेट से सिकंदरा के बीच पहला कॉरिडोर, 14 किलोमीटर लंबे पहले कॉरिडोर का तेजी से निर्माण। पहले कॉरिडोर में मेट्रो के 13 स्टेशन बनाए जाएंगे, 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे। 2024 तक मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद। एक तरफ जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, वहीं दूसरी तरफ ताजमहल मेट्रो स्टेशन है। तो इन 3 मेट्रो स्टेशन में अंडरग्राउंड ट्रैक बिछाया जाएगा। इससे पहले 3 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार है। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं, जिसके जवाब में इस बार बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने पलटवार किया है। विवादित बयानों की वजह से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। मानस के अपमान की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य पर 4 गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। अब स्वामी प्रसाद इसे भी जाति का रंग दे रहे हैं। उनके मुताबिक शूद्र समाज का होने की वजह से उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि सभी लोग बुराइयों, कुरीतियों, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करने, छलने, धोखा देने, गाली देने से संबंधित टिप्पणियों को हटाने का कष्ट करें। ताबड़तोड़ विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद और समाजवादी पार्टी पर भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने तीखा प्रहार किया है और कहा है कि स्वामी का सारा बयान खुद की टीआरपी के लिए है। जहां तक सवाल सपा का है तो उसका असली चरित्र सबके सामने आ चुका है। उनका तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं है, हमारे यहाँ से गए और वहाँ भी हार गए, तो उनको तो टीआरपी के लिए करना था, लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी का रोल रहा तो उनका असली चरित्र सामने आ गया। दरअसल मानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को अमेठी में भी ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत पत्र दाखिल किया है।
संत रविदास जयंती पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने अपने एक बयान में पंडित शब्द का प्रयोग किया था, जिसके बाद विवाद हो गया। जिसके बाद आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सफाई दी है। वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। दरअसल सोशल मीडिया पर संघ प्रमुख के बयान की आलोचना होने लगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी भागवत पर तंज कसा। पंडित समाज को जिस प्रकार से उन्होंने उनके प्रति एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने संघ प्रमुख के जातिगत बयान का समर्थन किया है। लोगों ने जातियां बनाई, अपने फायदे के लिए बनाई है, अपने सम्मान के लिए बनाई है। हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत की जातिवादी टिप्पणी ने संघ की परेशानी बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने पंडितों पर कास्ट सिस्टम बनाने के आरोप लगाए थे और बड़ा बयान देते हुए पंडितों पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए थे। दोष तर उघड उघड दिसत आहेत। आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। उनके बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल खड़ा हो गया। तमाम नेता उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महाभारत शुरू हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सवाल उठाने पर सियासी गदर तेज हो गया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को एक देश एक कानून का इरादा छोड़ने की नसीहत दी है, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, लेकिन वहाँ से धारा 370-35 से समाप्त हो चुकी है। देश के अंदर एक ही कानून चलता है और उसी के अकॉर्डिंग सजा होती है। दरअसल रविवार को बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हुए कई मुद्दों पर बात रखी। कहा कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक गैर जरूरी अमल होगा, इसलिए हुकूमत अपने इरादे को छोड़ दे। बोर्ड ने बुलडोजर एक्शन की निंदा की, साथ ही अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने का आरोप लगाया। इसके अलावा समाज के लोगों से बोर्ड के बनाए निकाहनामे का ही प्रयोग करने को कहा। हमारे देश का विकास और देश के जो मौलिक बिंदु है उन पर चर्चा होने के बजाय भावनात्मक इश्यूज पर। हालांकि बोर्ड के इस फैसले को लेकर सत्ता पक्ष ने अपना इरादा भी साफ कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।